अनीता एक गरीब औरत थी। वो निर्मला नाम की एक अमीर औरत के यहाँ काम करती थी। अनीता अपनी 5 साल की बेटी सुहानी के साथ रहती थी। उनके पास घर नहीं था, इसलिए अनीता की मालकिन निर्मला ने उन्हें एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। एक दिन अनीता अपनी बेटी सुहानी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर निर्मला आ जाती है। क्यों रे नालायक, तुझे काम नहीं करना और तू है कि यहाँ पर अपनी बेटी को सजा रही है। मालकिन, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। अरे तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही बनेगी। लेकिन तेरी नौटंकी की वजह से मेरा रोज समय बर्बाद होता है। मैं तुझे मुफ्त की तनख्वाह नहीं देती। आंटी, आप मेरी मम्मी को क्यों डांट रही हो? ये तो पूरा दिन काम में व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको परेशान करती रहती हो। सच में आप बहुत बुरी हो। सुहानी की बात सुनकर निर्मला का खून खौल जाता है और वो एक छड़ी उठाती है और सुहानी को मारने लगती है। कल की छोकरी मुझसे जबान लड़ा रही है, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। मालकिन, आप इसको कुछ मत कहिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर निर्मला सुहानी का बैग छीन लेती है और जलते चूल्हे में डाल देती है। आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरा बैग जला दिया और मेरी सारी कॉपी जल गई। पीछे हट, वरना मैं तुझे भी चूल्हे में फेंक दूंगी। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और सुहानी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ, निर्मला आंटी हमारे पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं? हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं रह सकते माँ? बेटी, क्या करूँ, इस विधवा औरत को इस दुनिया के सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी परवरिश बहुत अच्छे से करूँगी ताकि जीवन में तू कामयाब बन सके। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते कहते अनीता को एक बात याद आ जाती है। जब वो खेत में खुदाई कर रही होती है और खुदाई करते करते उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा आम दिखाई देता है। अरे, इतना बड़ा आम, लगता है ये बहुत खास है। अनीता उस आम को देख रही थी कि तभी उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये क्या? इस आम के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अनीता ने तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी से उस आम को आधा आधा कर दिया। तभी अनीता देखती है कि उस आम के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत करिश्मा है। आखिर ये छोटी बच्ची उसके अंदर आई कैसे? कुछ भी हो, मैं इसको इस हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। उसके बाद अनीता उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले जाती है और उस बच्चे का नाम सुहानी रखती है और उसको अच्छे से पालती है। अनीता अपने पुराने दिन याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फिर से निर्मला आ जाती है और कहती है, अब यहाँ पर किसका मातम बना रही है? बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर काम कर। उसके बाद अनीता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला अपनी सहेली के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। दूसरी तरफ अनीता साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक अनीता से गलती से उनका टीवी टूट जाता है। निर्मला, तू तो ये टीवी दुबई से लाई थी ना? और ये तो पूरे 2 लाख रुपए का था ना? सच में तेरी नौकरानी बहुत बुरी है। तू सही कह रही है, ये टीवी मैं दुबई से लाई थी। इस अनीता से मेरी अमीरी देखी नहीं जाती, इसलिए आए दिन मेरे घर का नुकसान करती रहती है। तो तू खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? डंडा ले और मार इसे। निर्मला अपनी सहेली के बहकावे में आकर अनीता के बाल पकड़ती है और उसको मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर निर्मला का पति राजेश आ जाता है। टूटा हुआ टीवी देखते ही वो गुस्से से तिलमिला जाता है और अनीता के डंडे से पिटाई करने लगता है। इस काम वाली ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। काफी पिटाई करने के बाद अनीता को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी अनीता अपनी बेटी को साथ लिए
दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में अनीता को खून की उल्टियां होने लगती है और वो तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तो मर गई। अब हम क्या करें? अब तो इसकी बेटी हमारे बारे में सबको बता देगी। हमें जल्दी से इसकी माँ को ठिकाने लगा देना चाहिए ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। फिर राजेश और निर्मला दोनों अनीता को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और साथ ही सुहानी को भी उसके साथ बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश अनीता को उसके खेत में ले जाता है जहाँ पर अनीता को सुहानी मिली थी। चलो निर्मला, हम दोनों मिलकर इस बच्ची का गला घोट देते हैं। ये सब सुनकर सुहानी घबरा जाती है। आप लोग बहुत बुरे हैं, आपने मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। देख लेना, एक न एक दिन आपको इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद निर्मला सुहानी का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी सुहानी के अंदर से एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिससे निर्मला को बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो उछलकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। अरे सुनिए जी, मुझे जल्दी से उठाइए। अरे ये क्या, इसके शरीर में से अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे निकली? दोनों पति पत्नी सुहानी को देख ही रहे थे कि तभी जमीन में से एक देवी माँ प्रकट होती है। तुम दोनों ने मेरी बेटी पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे ये देवी क्या कह रही हैं? ये इनकी बेटी है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पाताल लोक की देवी हूँ। एक राक्षस के डर से मैंने अपनी बेटी को एक आम में बंद करके इसे खेत में छोड़ दिया था, लेकिन तुम दोनों बुरे इंसानों ने इसको मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो देवी अपने जादू से उनकी कार को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी देवी अपना त्रिशूल प्रकट करती है और उन दोनों की तरफ फेंक देती है। त्रिशूल उन दोनों को चीरते हुए आर पार निकल जाता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद देवी अपने जादू से अनीता को जिंदा कर देती है। उठो अनीता, मैं आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे कष्ट दूर कर दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अपने साथ पाताल लोक में रखूंगी। इतना कहकर देवी अनीता और सुहानी को लेकर पाताल लोक चली जाती है और उस दिन के बाद से सुहानी और अनीता पाताल लोक में ही हंसी खुशी रहने लगती है। राजा की दो जादुई जुड़वा बेटियां। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक वीर प्रतापी राजा सूरजभान का शासन था। आस पड़ोस राज्य के शासक भी उनकी बहादुरी का लोहा मानते थे। हालांकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर वो बहुत ही दुखी रहते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। परंतु कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनके महल में खुशियों ने दस्तक दी और रानी रूपमती ने दो सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने एक का नाम रखा शोभा और दूसरी बेटी का नाम रखा गरिमा। राजा रानी अपनी प्यारी सी बेटियों को देखकर फूले ना समाये और भगवान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि परीलोक की रानी परी भी उन्हें आशीर्वाद देने वहाँ आई और बोली, मैं इन दोनों को एक खास वरदान देती हूँ। जब भी ये दोनों रोएंगी, इनके आंसू हीरे में बदल जाएंगे। इतना कहकर रानी परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय का पहिया बढ़ता गया। फिर कुछ सालों बाद शोभा और गरिमा दोनों बड़ी हो गई और खूबसूरत भी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जहाँ शोभा बहुत घमंडी थी, वो छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर गुस्सा किया करती थी। वहीं गरिमा एक दयालु और नेक राजकुमारी थी। वो बड़े प्रेम से दूसरे से बात करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी दोनों बेटियों के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि अब वो दोनों शादी लायक हो चुकी थी। राजा सूरजभान अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे दोनों को ऐसा जीवन साथी मिले जो उन्हें जीवन भर खुश रखे। एक दिन राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा,
मेरी प्यारी राजकुमारियों, अब आप दोनों विवाह लायक हो चुकी हो, इसलिए मैं दरबार में आप दोनों के विवाह के लिए जल्द ही स्वयंवर का आयोजन करने वाला हूँ। पिताजी, आप स्वयंवर का आयोजन मत कीजिए। मैंने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। क्या? कौन है वो? हमें उससे मिलवाइए। और आप राजकुमारी गरिमा, आप भी किसी को चाहती हो तो बता दीजिए। पिताजी, मैंने भी अपना जीवन साथी चुन लिया है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप दोनों ने अपने लिए योग्य वर ढूंढ ही लिया है तो मैं उन दोनों से एक बार मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें आज ही अपने राजमहल लेकर आइए। अपने पिता राजा सूरजभान की बात सुन दोनों राजकुमारियां बहुत खुश हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों राजकुमारियां अपने अपने योग्य वर को लेकर राजमहल पहुंची। राजा सूरजभान ने दोनों लड़कों को बड़े ध्यान से देखा। फिर राजा सूरजभान ने राजकुमारी शोभा के साथ आए सूट बूट पहने हुए लड़के से पूछा, सुनो नौजवान, तुम क्या काम करते हो? महाराज, मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यापारी का लड़का आर्यन हूँ। उसके बाद राजा सूरजभान ने उस लड़के की ओर देखा जिसे राजकुमारी गरिमा ने चुना था। और तुम क्या करते हो? महाराज, मैं एक मामूली किसान हूँ और मेरा नाम कार्तिक है। ये सुनते ही राजा सूरजभान गुस्से से राजकुमारी गरिमा से बोले, तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब किसान को अपना जीवन साथी कैसे चुन सकती हो? तुम कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह सकती। जरा अपनी बहन शोभा को देखो, उसने अपने लिए कितना योग्य और धनवान लड़का चुना है। माना कि मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं राजकुमारी गरिमा को जीवन भर खुश रखूंगा। पिताजी, माना कि ये एक गरीब किसान है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर मैं विवाह करूंगी तो कार्तिक से करूंगी, नहीं तो आजीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। कृपया हमें आशीर्वाद दे पिताजी। गरिमा, तुम्हारी पसंद कितनी बकवास है। तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मुझे मेरी पसंद पर नाज है, मैं शादी इसी से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। ये कहते हुए गरिमा अपनी जिद पर अड़ गई। हालांकि राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा द्वारा चुना गया लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा के जिद के आगे झुकना पड़ा। फिर राजा और रानी ने अपनी राजकुमारी बेटियों की शादी उनकी पसंद के लड़के के साथ बड़ी ही धूमधाम से की। शादी संपन्न होने के बाद दोनों राजकुमारियां अपने पतियों के साथ अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही 1 साल बीत गया। राजा और रानी को अपनी बेटियों की याद सताने लगी। राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों के घर जाने का फैसला किया और अपने रथ में बैठकर सबसे पहले वो राजकुमारी शोभा से मिलने गए। राजकुमारी शोभा एक सुंदर हवेली में रहती थी। जब वे वहां पहुंचे, राजकुमारी शोभा और उसके पति आर्यन ने उनका भव्य स्वागत किया। अपनी राजकुमारी बेटी शोभा को देखकर राजा बहुत खुश थे और फिर थोड़ी देर बाद उनसे विदा लेकर वहां से चले गए। उसके बाद राजा सूरजभान राजकुमारी गरिमा से मिलने उनके घर जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो सोच रहे थे कि राजकुमारी गरिमा अपने हीरे के आंसू बेचकर सुखी जीवन जी रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो वहां पहुंचे तो अपनी बेटी गरिमा को कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते देख बहुत दुखी हो गए। गरिमा घास फूस से बने एक छोटे से मकान में रहती थी। अपने पिता को वहां देख वो हैरानी से बोली, अरे पिताजी, आप यहाँ? आपने हमें आने की सूचना भी नहीं दी। हाँ बेटी, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। आइए पिताजी, कृपया अंदर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इतने में गरिमा का पति कार्तिक भी खेतों में काम कर कर घर लौटा तो राजा सूरजभान को अचानक वहां देख हैरानी से बोला, प्रणाम महाराज, आपका हमारी छोटी सी कुटिया में स्वागत है। आइए हमारी कुटिया में विश्राम कीजिए। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी फूल सी राजकुमारी को इतने कष्ट में रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मेरी बेटी के जादुई आंसू ही ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए काफी हैं। महाराज, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को रुलाकर उसे दुख पहुँचाकर ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता, बल्कि मैं अपनी मेहनत और लगन से अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता महाराज। हाँ पिताजी, मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए।
राजकुमारी गरिमा की बात सुन राजा सूरजभान कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। हालांकि कार्तिक बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनती और समझदार था। वो राजकुमारी गरिमा से सच्चा प्यार करता था। कार्तिक खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं राजकुमारी गरिमा घर के कामों के साथ साथ खेतों में अपने पति का हाथ बटाती। फिर कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत से उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए। देखते ही देखते वो अमीर हो गए। अब उनके पास आलीशान घर और खेती बाड़ी करने के लिए बहुत बड़ी जमीन थी। वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अचानक ही गरिमा की आंखों में दर्द होने लगा। मेरी आंखों का दर्द जा क्यों नहीं रहा? तुम्हारी आंखों में अक्सर दर्द रहता है, इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हमें किसी अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। मैं आज ही तुम्हें किसी अच्छे वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। ये दोनों कई वैद्य के पास गए, लेकिन कोई भी वैद्य आंखों के दर्द का असल कारण नहीं बता पाए। गरिमा की आंखों का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन राजा सूरजभान ने राजमहल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी और अपनी दोनों बेटियों को आमंत्रित किया। पार्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए। वहीं शोभा के पति आर्यन उपहार स्वरूप ढेर सारे सोने के सिक्कों के साथ चमचमाते हुए हीरे लेकर अकेले ही पार्टी में शामिल होने महल पहुंचा। महाराज, ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से आपके लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी बेटी शोभा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? महाराज जी, दरअसल वो बीमार है, इसलिए उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। ठीक होने के बाद वो आपसे मिलने जरूर आएगी। पार्टी में उनकी दूसरी बेटी राजकुमारी गरिमा और उसके पति कार्तिक भी मौजूद थे, लेकिन राजा ने कार्तिक से सीधे मुंह बात तक नहीं की। तभी अचानक राजकुमारी गरिमा की नजर आर्यन द्वारा लाए गए चमचमाते हुए हीरे पर गई। राजकुमारी गरिमा ने उन हीरों को बड़े ध्यान से देखा। अरे, ये हीरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं। ओह, ये तो बिल्कुल हमारे आंसुओं से बने हुए हीरे की तरह है। ये सोचते हुए राजकुमारी गरिमा ने ये बात अपने पति कार्तिक से कही। सुनो, मुझे लगता है ये हीरे मेरी बहन शोभा के आंसुओं से बने हैं, तभी मेरी आंखों से बिना कारण दर्द हो रहा था। ऐसा लगता है मेरी बहन किसी मुसीबत में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें राजकुमारी शोभा से मिलने जाना चाहिए। हाँ, हमें अभी उससे मिलने जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों पति और पत्नी शोभा के घर उससे मिलने हवेली पहुँचे, लेकिन वो हवेली के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बाहर पहरेदार खड़े थे। रुक जाओ, बिना मालिक के आदेश के हम आपको हवेली के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। राजकुमारी शोभा मेरी बहन है, तो मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। मुझे अंदर जाने दो। हम मालिक के आदेश के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। पहरेदार की बात सुनकर दोनों को शक हुआ और वो आपस में फुसफुसाते हुए बोले, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें अंदर जाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मेरे पास एक तरकीब है। मैं इन पहरेदारों का ध्यान भटकाता हूँ। फिर प्लान के मुताबिक कार्तिक महल के पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। तभी पहरेदार ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने उसके पीछे भागे। तभी मौका पाकर गरिमा हवेली के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाते ही गरिमा ने अपनी बहन शोभा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी अचानक उसे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया, जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। बिना समय गवाए गरिमा दबे पांव तहखाने में पहुंची, तो वहाँ अपनी बहन शोभा को बुरी स्थिति में देख दंग रह गई। मेरी प्यारी बहन, तुम यहाँ इस तरह तहखाने में क्यों हो? गरिमा की आवाज सुन शोभा बंद आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी। गरिमा, क्या तुम हो? मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? अगर मेरे पति को पता चल गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पति पार्टी में शामिल होने गया है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? तब राजकुमारी शोभा रोते हुए बोली, मैंने जिसको अपना जीवन साथी माना, उसी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे शादी केवल मेरे जादुई आंसुओं की वजह से की थी। असल में मेरा पति लालची और कामचोर है। वो सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, शराब पीता है और जुआ खेलता है। धीरे धीरे उसने सारी जमा पूंजी खत्म कर दी।
फिर उसने मुझ पर दबाव डाला और हर रोज रोने के लिए मजबूर किया। फिर जब मैंने तंग आकर वापस पिता के महल लौटने का फैसला किया, तब आर्य ने धोखे से मुझे इस जेल में बंद कर दिया। जब तक मैं उसे हीरा नहीं देती, तब तक वो मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर रोज रोने की वजह से मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी हूँ। रो मत मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इस तहखाने में और नहीं रहने दूंगी, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए गरिमा ने शोभा का हाथ पकड़ा और सावधानी पूर्वक तहखाने से बाहर ले आई और बड़ी ही फुर्ती से उसे हवेली के बाहर ले आई। वहीं कार्तिक पहरेदार को घायल कर रथ लेकर हवेली के बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। फिर वो तीनों रथ पर बैठकर महल की ओर चल दिए। जब वो महल पहुँचे तो देखा दुष्ट आर्यन अभी भी राजा सूरजभान के साथ बैठकर हंस कर बातें कर रहा था। तभी वहाँ अपनी पत्नी शोभा को देखकर आर्यन घबरा गया। वहीं राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी बेटी शोभा को ऐसी हालत में देख कुछ समझ नहीं पाए। जब गरिमा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो राजा सूरजभान गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने की? सैनिकों, इस दुष्ट को कारावास में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन सैनिकों ने उसे घसीटते हुए ले जाकर कारावास में डाल दिया। वहीं गरिमा की बुरी हालत देख सभी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। मेरी प्यारी बहन शोभा, काश मैं तुम्हें फिर से देखने में तुम्हारी मदद कर पाती। ये कहते हुए गरिमा रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू के बजाय हीरे गिरने लगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ रानी परी प्रकट हुई और बोली, आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी शोभा की मदद कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे अपना दिया हुआ वरदान वापस लेना होगा। रानी परी, कृपया कर आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मेरे लिए इन हीरो से भी कीमती मेरी बहन है। कृपया कर मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी शोभा की आंखें ठीक हो गई। ये देख राजा सूरजभान बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने कार्तिक से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब राजकुमारी शोभा पहले की तरह बिल्कुल भी घमंडी नहीं रही। वहीं दूसरी ओर गरिमा अपने पति कार्तिक के साथ खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। काली गरीब लड़की का बर्थडे। निशा के माता पिता कूड़ा बिनने का काम करते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन गरीब कोटे की वजह से निशा का बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उस स्कूल में अमीर घर के बच्चे आते थे। उनका रहन सहन बहुत अच्छा था। अपनी क्लास में निशा ही सबसे गरीब थी। क्लास में सबको पता था कि निशा के मम्मी पापा कूड़ा बिनने का काम करते हैं, इसलिए सब उसका मजाक बनाते थे। और तो और निशा काली भी थी, जिसकी वजह से क्लास के बच्चे उसके गरीबी और कालेपन दोनों का मजाक बनाते थे। लेकिन फिर भी स्कूल में माया नाम की एक लड़की निशा की दोस्त बन जाती है। माया बहुत अच्छी लड़की थी। वो भी और बच्चों की तरह अमीर थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वो गरीबों के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करती थी। उसी क्लास में शिवांजलि नाम की एक लड़की थी, जो बहुत ही घमंडी थी। एक दिन निशा और माया एक साथ अपनी सीट पर बैठे हुए थे। तभी शिवांजलि कहती है, माया, तू इस काली लड़की के साथ क्यों बैठती है? तुझे पता नहीं है क्या उसके मम्मी पापा कूड़ा बीनते हैं? अरे कुछ नहीं तो कम से कम उसकी शक्ल देख, तुझे उसमें से स्मेल नहीं आती क्या? अभी भी टाइम है, मैं कहती हूँ उसका साथ छोड़ दे। खुला ऑफर दे रही हूँ, मेरी टीम में शामिल हो जा। तू अपने काम से काम रख, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ ये मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी निशा के बारे में मेरी मम्मी पापा को भी पता है और उन्हें हम दोनों की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं है, तो तू कौन होती है बोलने वाली? माया की बातें सुन शिवांजलि वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद माया निशा से कहती है, निशा तू भी इसे कुछ कहा कर, जब देखो ये तुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती है और तू इग्नोर कर देती है। माया, मैं इसकी बातों का कोई जवाब देना पसंद नहीं करती। अगर मैं इसकी बातों का जवाब दूंगी तो ये और बोलेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई बात आगे बढ़े। माना तुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। शिवांजलि पर माया की बातों का कोई असर नहीं होता है। निशा के भोलेपन की वजह से शिवांजलि अपनी सहेलियों के साथ उसका मजाक बनाती रहती थी।
अगले महीने शिवांजलि का बर्थडे आने वाला था और वो 1 महीने पहले से ही अपने बर्थडे के लिए जोश से भरी हुई थी। शिवांजलि अपनी सहेलियों से कहती है, रिया, पूर्वी, शिखा, तुम सब ध्यान से डेट नोट कर लो। अगले महीने मेरा बर्थडे है। मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, तुम सब आना। उसके बाद शिवांजलि माया के पास जाती है। माया, वैसे तो तू हमेशा निशा की वजह से मुझे कुछ न कुछ बोलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपनी दोस्त मानती हूँ, इसलिए तू भी अगले महीने मेरे बर्थडे की पार्टी में आ सकती है। शिवांजलि, मैं बस चाहती हूँ कि तू उसका गरीबी और चेहरे का मजाक ना बनाए। वैसे तूने निशा को इनवाइट किया है कि नहीं? अगर निशा नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे यार, तू तो मेरे बर्थडे पार्टी में रंग में भंग डालने वाली बात कर रही है। अच्छा ठीक है, तो उसे बोल दियो कि मैंने उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। उस काली को साथ ले लियो, लेकिन ध्यान रखियो कि फोटो में ज्यादा ना आए, मेरे से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि मेरे अमीर रिश्तेदारों को ना लगे कि ये मेरी दोस्त है। निशा शिवांजलि की बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अपनी बात कहकर शिवांजलि वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निशा माया के पास जाती है। निशा, शिवांजलि ने अगले महीने उसकी बर्थडे पार्टी के लिए तुझे भी इनवाइट किया है। माया, मुझे पता है उसने मन से नहीं बुलाया होगा, जरूर तूने ही बोला होगा। देख निशा, अगर तू नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए तो तुझे जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन बस मेरे साथ चल ले। अगले महीने शिवांजलि अपने जन्मदिन पर क्लास में सभी बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आती है। जब शिवांजलि चॉकलेट लेकर निशा की सीट पर पहुंचती है तो जानबूझकर चॉकलेट जमीन पर गिरा देती है। ओह, चॉकलेट तो नीचे गिर गई। निशा, चॉकलेट उठाकर ले ले। लेकिन गिराई तुमने है, तो क्या हो गया अगर तू उठा लेगी तो? वैसे भी बहुत महंगी और यम्मी चॉकलेट है। अगर तूने उठाकर नहीं खाया तो इसमें तेरा ही नुकसान है। आज तक तूने टॉफी भी नहीं खाई होगी और मैं तुझे चॉकलेट खिला रही हूँ। देखा, क्लास में अमीर लड़की होने का कितना फायदा होता है। इतना बोलकर शिवांजलि आगे बढ़ जाती है। निशा चॉकलेट उठाकर खाने लगती है। मन ही मन निशा बहुत उदास थी। ये तो अपने बर्थडे में सबको चॉकलेट दे रही है। शाम में इसके घर पर बर्थडे पार्टी भी है। एक मैं हूँ जिसने आज तक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। मेरा तो बर्थडे वाला दिन भी रोजमर्रा के दिन की तरह बीत जाता है। शाम को सब शिवांजलि के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए उसके घर जाते हैं। उसके बर्थडे पार्टी में उसका बड़ा सा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, लेकिन शिवांजलि का कोई रिश्तेदार नहीं आया था। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी नहीं थे। ये देखकर माया शिवांजलि को कहती है, शिवांजलि, तेरे बर्थडे पार्टी में तेरे मम्मी पापा नहीं है और मुझे तो यहाँ तेरा कोई रिश्तेदार भी नजर नहीं आ रहा। माया, तुझे तो पता ही है मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके किसी दोस्त की बेटी की शादी है, तो इसलिए मम्मी पापा मेरे बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी करके शादी में शामिल होने गए हैं। मम्मी पापा तो थे नहीं, इसलिए मैंने रिश्तेदारों को अपने बर्थडे में इनवाइट करने के लिए मना कर दिया। सब शिवांजलि की बर्थडे पार्टी में बहुत मस्ती करते हैं। सबने साथ में बहुत फोटो खिंचाई थी, लेकिन निशा साइड में खड़ी थी। सब शिवांजलि को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। निशा भी शिवांजलि के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड लेकर आई थी। निशा, तो मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड लेकर आई है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। अगर मम्मी पापा ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि किस गरीब ने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया है। वो हमेशा मुझे अपने लेवल के दोस्त बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने तुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लिया। उसके बाद शिवांजलि ग्रीटिंग कार्ड डस्टबिन में फेंक देती है। तभी शिवांजलि की एक सहेली उससे कहती है, शिवांजलि, तेरे मम्मी पापा ने तुझे बर्थडे पर क्या दिया? बहुत सुंदर फ्रॉक दिया है मेरे मम्मी पापा ने, मेरे कमरे में रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। शिवांजलि अपने कमरे में फ्रॉक लेने जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से कमरे में आग लग जाती है। शिवांजलि के कमरे से धुआं निकलता हुआ देख उसकी सारी सहेलियां डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन निशा और माया वहाँ से नहीं जाती। माया, शिवांजलि अभी अपने कमरे में गई थी, हम दोनों को उसे बचाना चाहिए। तू पागल हो गई है क्या? हम अंदर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा होगा। नहीं माया, हमें शिवांजलि को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, मैं उसे बचा लूंगी। क्या करेगी तू? मैं फायर ब्रिगेड को फोन कर रही हूँ। जब तक फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तब तक मैं कमरे के बाहर से शिवांजलि को हौसला दूंगी। इतना बोलकर निशा शिवांजलि के कमरे की तरफ जाती है। शिवांजलि अपने कमरे के अंदर से चिल्ला रही थी, निशा, मुझे बचा ले निशा, मैं आग में जल जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी।
तभी वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले कमरे की आग बुझा देते हैं और शिवांजलि सही सलामत कमरे से बाहर आ जाती है। निशा, आज जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे सारे दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए, लेकिन तुम्हारी समझदारी और साहस की वजह से मेरी जान बच गई। मैंने आज तक तेरे साथ जो भी किया था उसके लिए सॉरी। ये बोलते हुए शिवांजलि की आंखें भर जाती है। कोई बात नहीं, अब हम दोनों चलते हैं। उसके बाद निशा और माया अपने घर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिवांजलि के मम्मी पापा आते हैं। वो रोते हुए अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद शिवांजलि की माँ बोलती है, हम दोनों ने हमेशा तुम्हें ये सिखाया कि अमीर लोगों से दोस्ती रखो, लेकिन आज एक गरीब लड़की की वजह से तुम्हारी जान बची। आज मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दिल से उस लड़की की दोस्त बन जाओ। हाँ मम्मी, वो बहुत अच्छी है। अब मैं उसे अपनी दोस्त जरूर बनाऊंगी। अगले दिन स्कूल में शिवांजलि निशा के पास जाकर बैठ जाती है। निशा, तेरा बर्थडे कब आता है? 2 साल से तू इस स्कूल में है, लेकिन तूने कभी अपने बर्थडे के बारे में जिक्र नहीं किया। शिवांजलि, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आता है, लेकिन क्या फायदा, हमेशा की तरह मेरा बर्थडे मामूली ही हो जाएगा। शिवांजलि अपने मन में सोचती है, इस बार मैं इसका बर्थडे मामूली नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है। शिवांजलि अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, निशा ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट हम करें। आज शाम को मैं, पापा और आप उसके घर चलेंगे। शिवांजलि की मम्मी उसकी बात मान लेती है और शाम को शिवांजलि अपने मम्मी पापा के साथ निशा के घर जाती है। अरे तू अपनी मम्मी के साथ मेरी झोपड़ी में आई, तुम्हें यहाँ बहुत गर्मी लगेगी। अरे कोई बात नहीं। उसके बाद शिवांजलि के मम्मी पापा निशा की मम्मी पापा से बातें करते हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि इस बार हम यहाँ पर निशा का बर्थडे सेलिब्रेट करें। बच्ची ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, प्लीज मना मत करना। अगर आप हाँ करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। निशा के मम्मी पापा मान जाते हैं। 2 दिन बाद निशा का बर्थडे आता है और शिवांजलि के मम्मी पापा बर्थडे पार्टी आयोजन करते हैं। पहली बार अपने बर्थडे पार्टी में केक काटकर निशा बहुत खुश होती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो। आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह निशा अपने बर्थडे पार्टी में बहुत खुश होती है। उस दिन से निशा, माया और शिवांजलि अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कोई भी स्कूल में निशा का मजाक नहीं बनाता था। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और निशा खुशी से रहने लगती है। चमत्कारी कुएं का रंग बिरंगा 3 फ्रॉक। ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है। शीतल अपने मौसा और मौसी के साथ रहती थी। शीतल के माता पिता का निधन कुछ वर्षों पहले हो गया था। शीतल की अच्छी परवरिश के लिए उसके मौसा और मौसी उसे अपने साथ अपने घर ले आए। शीतल की मौसी और मौसा तो उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी मौसेरी बहन रीवा उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। रीवा को ऐसा लगता था कि जब से शीतल उसके घर में आई है उसका प्यार कम हो गया है, इसलिए वो शीतल से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन शीतल के मौसा जी बाजार से एक फ्रॉक लेकर आते हैं। अरे शीतल बेटा, कहाँ हो? शीतल तुरंत वहाँ पर आती है। अपने पिता की आवाज सुनकर रीवा भी वहाँ पहुँच जाती है। शीतल बेटा, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारे घर पर छूट गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। बताओ तुम्हें कैसी लग रही है? ये फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है मौसा जी, शुक्रिया, आप मेरे लिए इतनी अच्छी फ्रॉक लेकर आए। तभी वहाँ खड़ी रीवा अपने पिता से कहती है, पापा आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पास तो दुनिया भर के कपड़े पड़े हुए हैं, तुम पहनती कहाँ हो? और तुम्हें मेरे लाए हुए कपड़े पसंद भी नहीं आते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम खुद खरीद लोगी। रीवा अपने पिता का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर गुस्से में खुद से ही बड़बड़ाने लगती है। जब से ये शीतल की बच्ची मेरे घर आई है, तब से मेरा सारा प्यार उसको मिलने लगा है। कोई मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, सबको बस शीतल की पड़ी रहती है। हाँ। रीवा गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर खाना लेकर उसकी माँ आ जाती है और कहती है, ये लो बेटा, खाना खा लो। आज तुम खाना खाने बाहर नहीं आई,
इसलिए तुम्हारा खाना मैं तुम्हारे रूम में ले आई। मुझे नहीं खाना वाना, ले जाकर उस शीतल की बच्ची को खिला दो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा ना बोलूं तो और क्या करूं? जब से वो इस घर में आई है सब बस उसी को प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आज पापा भी सिर्फ उसके लिए ही फ्रॉक लेकर आए, मेरे लिए लेकर नहीं आए। क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अच्छा जी, तो मेरी रानी बेटी इस कारण गुस्सा है। बेटा, शीतल के माता पिता का अभी देहांत हुआ है। इस समय वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए हम उसको इतना प्यार दे रहे हैं ताकि वो अपने माता पिता को याद ना कर सके। ठीक है, खाना रखकर चली जाइए, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। शीतल के प्रति रीवा का ऐसा व्यवहार देखकर रीवा की माँ बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से कहती है, आपको नहीं लगता जब से शीतल हमारे घर में आई है रीवा कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती है? आज उससे बात करके ऐसा लगा जैसे वो शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, ये बात मैंने भी नोटिस की है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा दो। रोजाना एक साथ आना जाना करेगी तो खुद ही दोनों में दोस्ती बढ़ जाएगी। हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं कल ही शीतल का एडमिशन रीवा के स्कूल में करवा दूंगा। अगले दिन रीवा का पिता रीवा के स्कूल में ही शीतल का एडमिशन करवा देता है। जब ये बात रीवा को पता चलती है तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में घर आती है और चिल्लाते हुए अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आपको किसने कहा था शीतल का मेरे स्कूल में एडमिशन करवाने को, और वो भी मेरी ही क्लास में? हाँ जी, अब तुम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई करोगी और आना जाना भी एक साथ ही करोगी, समझी तुम? आपने ये बहुत गलत किया है मम्मी, बहुत गलत। रीवा की माँ और पिता ने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। एक ही स्कूल में दोनों का एडमिशन करवा देने की वजह से रीवा शीतल से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। एक दिन रीवा ने शीतल के फेस वॉश में कुछ मिला दिया। जब शीतल ने फेस वॉश से अपना मुंह धोया तो वो बहुत काली भद्दी और बदसूरत दिखने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मौसी, मौसी, जल्दी इधर आओ, देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया है। शीतल की मौसी भागती हुई शीतल के पास आती है और शीतल का ऐसा रूप देखकर डर जाती है। बेटा, तेरा चेहरा बहुत बुरा दिख रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया? पता नहीं मौसी। कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। शीतल की मौसी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। ब्लड में इन्फेक्शन बताकर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि शीतल का चेहरा ठीक होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। ये सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। मौसी और शीतल दोनों घर आ जाती हैं। रीवा मन ही मन शीतल को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसी तरह धीरे धीरे मैंने तेरी जिंदगी नर्क ना बना दी तो मेरा नाम भी रीवा नहीं। रीवा के मन में शीतल के लिए बहुत नफरत हो गई थी। वो शीतल को एक आंख नहीं देखना चाहती थी। अगले दिन जब शीतल और रीवा स्कूल गए तो सभी बच्चे शीतल को देखकर उसका मजाक बनाने लगे। उन सभी बच्चों के साथ रीवा भी बहुत मजे ले रही थी। ये सब देख शीतल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक से क्लास में टीचर आती है और कहती है, सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुन लें। 2 दिन बाद हमारी क्लास पिकनिक पर जा रही है, इसलिए सभी बच्चे एनओसी लिखकर अपने अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा लेंगे। कल सभी को एनओसी जमा करवानी है। ऐसा कहकर टीचर चली जाती हैं। सभी बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। रीवा और शीतल भी बहुत खुश थी। दोनों घर जाती हैं। रीवा खुशी खुशी अपने मम्मी पापा को पिकनिक की बात बताती है। ये जानकर रीवा के माता पिता बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शीतल, तुम भी जा रही हो ना पिकनिक पर? मेरा जाने का तो बहुत मन है मासी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आज स्कूल में बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। पिकनिक में भी वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। अरे बेटा, जो बोलता है उसे बोलने दो। कौन सा तुम्हारा चेहरा परमानेंट खराब हो गया? डॉक्टर ने कहा है ना 1-1.5 साल में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें रीवा के साथ पिकनिक पर जाना ही होगा। क्यों जी, मैंने सही कहा ना? हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी चाहता हूँ कि शीतल भी पिकनिक पर जाए। अपने मौसा मौसी के कहने पर शीतल पिकनिक पर जाने के लिए मान जाती है। इस बार रीवा को गुस्सा नहीं आया था।
वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, ये पिकनिक मैं तेरे जीवन का आखिरी पिकनिक बना दूंगी। 2 दिन बाद रीवा और शीतल पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्कूल जाने के बाद सभी बच्चों को बस में बिठाया जाता है। थोड़ी देर बाद वो सभी अपनी पिकनिक वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। वाओ, ये जगह कितनी खूबसूरत है। इस जगह के साथ साथ यहाँ बैठे सभी बच्चे भी कितने खूबसूरत हैं, सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम तो बहुत बुरी दिखती हो। रीवा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो जानती हो ना, मैं बचपन से ऐसी नहीं हूँ। रीवा शीतल का कोई जवाब नहीं देती और पिकनिक का आनंद उठाने लगती है। तभी रीवा को एक कुआं दिखाई देता है जो बहुत गहरा था। उस कुएं को देखकर रीवा के मन में ख्याल आता है, ये कुआं परफेक्ट है। मैं शीतल को किसी बहाने से यहाँ लेकर आती हूँ और इस कुएं में धक्का दे दूंगी और मम्मी पापा से कह दूंगी कि उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो कुएं में गिर गई और मर गई। ये सही रहेगा। रीवा किसी बहाने से शीतल को कुएं के पास लेकर आती है और उसे कुएं के अंदर धक्का दे देती है। शीतल मदद की बहुत गुहार लगाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करता। शीतल कुएं के अंदर गिर जाती है। रीवा बहुत खुश होती है और सोचती है, फाइनली मेरी जिंदगी से ये चली गई। अब मेरे माता पिता का प्यार सिर्फ मेरा होगा। पिकनिक खत्म हो जाने के बाद सारे बच्चे बस में बैठकर घर चले जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ शीतल को जब होश आता है तो वो अपने आप को किसी अजीब सी जगह पर पाती है। ये कौन सी जगह है? जहाँ तक मुझे याद है मैं तो एक कुएं में गिर गई थी, फिर ये जगह। तभी शीतल के सामने एक देवी प्रकट होती है और कहती है, शीतल, इस कुएं के अंदर एक दुनिया बसी हुई है। जिस कुएं में तुम गिरी, या फिर ऐसा कहो कि तुम्हें गिराया गया, वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं था। तुम अभी भी उस कुएं के अंदर ही हो। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप कौन है? मुझे ये भी नहीं पता। बेटा, तुम्हारी बहन ने तुम्हें एक कुएं में धक्का दे दिया था। तुम उसी कुएं के अंदर हो। ये मेरी दुनिया है। मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम जानती हो, तुम्हारी शक्ल इतनी खराब तुम्हारी बहन की वजह से हुई है। उसने तुम्हारे फेस वॉश में कुछ केमिकल मिला दिया था। क्या? सच में? लेकिन रीवा मुझे नापसंद क्यों करती है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? उसको लगता है कि जब से तुम उसके घर में रहने लगी हो, उसके माता पिता का प्यार उसके प्रति कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मौसा मुझसे मुझे जितना प्यार करती है उतना ही उसको भी करती है। लेकिन ये बात रीवा नहीं समझती। तो मैं क्या करूं देवी? आप ही मेरी मदद कीजिए। देवी वहाँ पर जादुई 3 रंग बिरंगी फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, इसमें से एक फ्रॉक तुम जैसे ही पहनोगी तुम बेहद खूबसूरत हो जाओगी और ये तीनों फ्रॉक हर समय तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम इन तीनों से कुछ भी मांग सकती हो। शीतल तुरंत उन फ्रॉकों से कहती है, हे जादुई 3 फ्रॉक, मुझे मेरे घर छोड़ दो। शीतल के ऐसा कहते ही तीनों फ्रॉक के साथ वो हवा में उड़ने लगती है और कुएं के अंदर से निकलकर वो सीधा अपने घर चली जाती है। घर में शीतल को देखकर रीवा घबरा जाती है। तब शीतल रीवा से कहती है, तुम घबराओ मत रीवा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। रीवा वहाँ से चली जाती है। तब शीतल जादुई फ्रॉक से कहती है, हे फ्रॉक, कुछ ऐसा जादू करो कि मेरी बहन मुझसे प्यार करने लगे। तभी तीनों फ्रॉक से शक्ति निकलती है और वो शक्तियाँ एकजुट होकर रीवा में समा जाती है। एकदम से रीवा की मन में शीतल के लिए प्यार आ जाता है और वो शीतल के पास आकर उससे माफी मांगने लगती है। शीतल रीवा को अपने गले से लगा लेती है। ये नजारा उसके मौसा मौसी भी देख रहे थे। दोनों बहनों में प्यार देखकर वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। फिर मौसी शीतल से उसकी खूबसूरती का राज पूछती है तो शीतल जादुई फ्रॉक की सारी कहानी अपने मौसा मौसी और बहन को बताती है। इस तरह वो सारा परिवार चमत्कारी कुएं के रंग बिरंगे 3 फ्रॉक के कारण खुशी खुशी रहने लगता है।